Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss user-defined methods of Unit 3, that is Fundamentals of Java Programming for Class 12th IT students. User-defined methods. So user-defined means जो user, like I am a user, I am creating program. तो जो methods मैं define करूँगी, मैं create करूँगी, those are user-defined methods. Some methods are already defined in Java, जैसे कि system.out.println ये फंक्शन हम यूज़ कर रहे थे एंड इट्स वर्किंग, ये कैसे वर्क करता है, इसके जो भी स्टेटमेंट्स है, इसकी इस फंक्शन की डेफिनेशन पहले से ही जावा में डिफाइंड है. सो दैट इज़ प्री डिफाइंड फंक्शन. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यूज़र डिफाइंड फंक्शन. मैथड्स आर ऑल्सो कॉल्ड फंक्शंस. सो हम मैथड्स को फंक्शंस भी बोलते हैं. A method is a block of code which only runs when it is called. तो मेथड क्या होता है, जब उसे कॉल किया जाता है, उस फंक्शन को कॉल किया जाता है तभी वो रन करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी तक हमने जितने भी स्टेटमेंट पढ़े थे तो क्या हो रहा था, सीक्वेंशियली एक एक करके वो आते जा रहे थे. ऐसा नहीं था कि जब उन्हें कॉल किया जाएगा तभी वो रन करेंगे, वो सीक्वेंशियली रन करते जा रहे थे एक एक करके. बट ये जो फंक्शन होते हैं, ये क्या होता है, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए इन्हें कॉल करना पड़ता है, तभी जाके ये एग्जीक्यूट होते हैं. तो फंक्शन कॉल जब होता है देन ओनली फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड. अगर फंक्शन कॉल वाला स्टेटमेंट नहीं है तो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है. वी विल सी इट इन डिटेल. जैसे जैसे हम ये टॉपिक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें समझ में आता जाएगा कि फ़ंक्शन कॉल क्या है. अभी हम देखेंगे कि फ़ंक्शन कॉल क्या होता है, फ़ंक्शन डेफिनेशन क्या होती है. यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर्स इनटू अ मैथड. तो हम अगर हमें कोई भी डेटा मेथड में पास करना है, फंक्शन में पास करना है, तो हमें उसे एज अ पैरामीटर पास करना होता है. मेथड्स आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस, दे आर ऑल्सो नोन एज फंक्शंस. सो मेथड्स होते क्या है, कुछ अगर हमें एक्शन परफॉर्म करना है तो हम उसे मेथड में डिफाइन कर देते हैं. और ऐसे एक्शन जो हमें बार बार करने होते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेट किए थे, 10 स्टूडेंट्स की परसेंटेज कैलकुलेट की थी और उन्हें पास्ड और फेल रिमार्क भी दिया था. सो वो चीज़ हमें बार बार करनी थी फॉर 10 स्टूडेंट्स. तो ऐसे चीज़ें जो हमें बार बार करनी होती है वो हम फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं. एक तो हमने फॉर लूप के थ्रू किया ही था, सेम थिंग वी कैन डू यूजिंग फंक्शन ऑल्सो. Why use methods? To reuse code, define the code once and to use it many times. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे 10 सेट है 2 नंबर्स के, ठीक है, टू जैसे पेयर होता है, पेयर ऑफ 2 नंबर्स है, ऐसे ही 10 पेयर्स है नंबर्स के और मुझे उनको ऐड करना है. तो ओबियसली मुझे एक बार ऐसे ए और बी जो है a प्लस बी, इसमें वैल्यू स्टोर होगी. फिर ऐसे ही S2 करना पड़ेगा, फिर से C और D में अगर कोई वैल्यू स्टोर है तो C प्लस D करना पड़ेगा, ऐसे ही 10 तक करना पड़ेगा. सो ये क्या होगा, बहुत ही टायरसम होगा और इट विल टेक सो मैनी स्पेस ना. ये मेमोरी में भी इतना स्पेस लेगा क्योंकि इसमें इतने इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे. सो इट इज़ बेटर, जो काम हमें बार बार करना है उसके लिए हम क्या करें, एक बार कोड डिफाइन कर ले और फिर उसे हम बार बार कॉल कर सकते हैं. मतलब हमने फंक्शन एक बार बना दिया, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी, एक बार ये फंक्शन बना दिया. अब यहाँ पे हम नंबर क्या करते रहेंगे, इस फंक्शन को बार बार कॉल करते रहेंगे और खुद से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर पास करते रहेंगे जिन्हें हमें ऐड करना है. सो दिस इज़ द वे और दिस इज़ द रीज़न वाई वी यूज़ मैथड्स. आई नो अभी ये डेफिनेशन के थ्रू थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट व्हेन वी विल स्टडी इट फर्दर तो आपको समझ में आने लगेगा. फर्स्ट स्टेप फॉर मैथड इज़ दैट वी हैव टू क्रिएट अ मैथड. अ मैथड मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद इन अ क्लास. तो एक क्लास के अंदर ही आपका मैथड जो है डिक्लेयर होना चाहिए. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैथड को डिक्लेयर करते हैं. इट इज़ डिफाइंड विद द नेम ऑफ द मैथड फॉलोड बाय पैरेंथेसिस. तो जैसे हम वेरिएबल में कर रहे थे कि उसे डिक्लेयर कर रहे थे, फिर इनिशियलाइज कर रहे थे, ऐसे ही हमें मैथड में भी करना होता है. फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेयर, उसके बाद उसको डिफाइन करना होता है विद द नेम ऑफ मैथड. तो हमें क्या करना होता है, मैथड का नेम लिखते हैं और फिर हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं. जावा प्रोवाइड सम प्री डिफाइंड मैथड्स सच एज system.out.println. But you can also create your own methods to perform certain actions, and such functions are known as user defined functions. Now this is the structure of Java method.
द मैथड नेम इज़ वर्ड फॉलोड बाय राउंड ब्रैकेट्स। सो मैथड नेम क्या होता है, हमेशा जो ये होता है पहले तो राउंड ब्रैकेट्स से फॉलो होता है, यानी कि इसके बाद हमेशा राउंड ब्रैकेट्स लगे होने चाहिए। और मेथड नेम आप किस चीज़ के लिए मेथड डिफ़ाइन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सम कैलकुलेट करना है तो मैं सम लिखूँगी। ऐसे ही अगर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो सो आई कैन राइट द नेम ऑफ द फंक्शन एज परसेंटेज। ऐसे ही अगर मुझे सैलरी कैलकुलेट करनी है सो आई राइट सैलरी। आई कैन यूज़ लाइक दिस, कैलकुलेट अंडरस्कोर देन सैलरी। तो आप क्या वर्क करवा रहे हैं उस फंक्शन में, क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसके बेसिस पे आप मेथड नेम खुद से रख सकते हैं। पैरामीटर लिस्ट प्लेस्ड विद इन द राउंड ब्रैकेट्स अलाउज डेटा टू बी पास्ड इनटू द मेथड। अब ओबियसली अगर यहाँ पे s इक्वल्स टू a प्लस बी लिखा है, ये हमने डिफाइन किया है कि a और b को प्लस करना है। इस मेथड का क्या काम है कि हमेशा जो भी दो नंबर मिलेंगे उसे ऐड कर देना है इस मेथड को। तो अब मैं नंबर कैसे पास करवाऊंगी, ओबियसली अगर मैं यहाँ ये लिख दूंगी a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20, मीन्स यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिफाइन कर लिए। सो ये तो फिर एक ही टाइप के नंबर को यूज़ करेगा ना, यानी कि सिर्फ इनको ही यूज़ करेगा, तो ये तो आपका रीयूज़ नहीं होगा कोड। तो हमें क्या करना होता है, हमें इस डेटा को यहाँ ये जो ऊपर है इसके थ्रू पास करना होता है, इंट a कॉमा इंट b। मैं यहाँ पे लिख दूंगी इंट a कॉमा इंट b। अब ये a और b की वैल्यू मैं बार बार कुछ भी डिफाइन कर सकती हूँ, ये उनको ऐड करता जाएगा। सो दिस इज़ द पैरामीटर। This list is a comma separated list of variables along with their data types. So क्या होता है, ये variables होते हैं a और इनका data type, और हम जितने भी यहाँ पे arguments यूज़ करते हैं या पैरामीटर यूज़ करते हैं, पैरामीटर्स को हम arguments भी बोलते हैं। तो हम जितने भी यहाँ पे पैरामीटर्स पास करेंगे उनके लिए हम क्या करेंगे, उन्हें कैसे सेपरेट करेंगे, कॉमा से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डबल यूज़ कर रही हूँ कुछ, तो फिर क्या होगा, हम इसे कॉमा से सेपरेट करते जाएंगे। The variable of the parameter list just act like regular local variable inside the method body. So हम यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स एज अ पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं वो किसकी तरह होता है, रेगुलर वेरिएबल्स की तरह होता है। जो भी हम लोकल वेरिएबल, अब लोकल वेरिएबल मतलब जो सिर्फ इस मेथड के लिए काम कर रहे हैं, उनकी जो भी वैल्यू है अगर हम बाहर उसे प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट नहीं होगी, तो उसकी वैल्यू जो भी यहाँ डिफाइंड होगी वो आउट ऑफ दिस मैथड किसी को नहीं पता कि उसकी क्या वैल्यू है, वो सिर्फ वैल्यू जो होगी उसकी इस मैथड तक ही रहेगी। तो लोकल वेरिएबल मीन्स सिर्फ इस मैथड के लिए वो वेरिएबल। द मैथड बॉडी इज एनक्लोज्ड विद इन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस एंड कंटेन्स द स्टेटमेंट ऑफ द मैथड। सो जब भी आप मैथड क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें जो भी आपके स्टेटमेंट्स हैं एग्जीक्यूट होने हैं, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है उसे आप कैसे एनक्लोज करेंगे, यूजिंग कर्ली ब्रेसेस, जैसे हम बाकी में भी कर रहे थे फॉर लूप में और इफ एल्स में, तो ऐसे ही आपका फंक्शन में भी होता है। स्टेटमेंट्स एंड विद एन ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट दैट रिटर्न्स अ वैल्यू बैक टू द कॉलिंग मेथड। सो दिस स्टेटमेंट, ये जो लास्ट में आपका स्टेटमेंट लिखा है रिटर्न, ये ऑप्शनल होता है, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आपको वैल्यू रिटर्न करनी है, कुछ आंसर ऐसा है जो आपको रिटर्न करना है जहाँ से ये कॉल हुआ है, तब आप ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं, दिस इज़ ऑप्शनल। तो हमारी मर्ज़ी, हम यहीं पर ही प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ भी ज़रूरी नहीं है रिटर्न करना। द रिटर्न टाइप इज़ द टाइप ऑफ द वैल्यू दैट मेथड रिटर्न्स। तो यहाँ पे हम रिटर्न टाइप की बात कर रहे हैं, तो रिटर्न टाइप क्या होता है, अगर यहाँ पे कुछ रिटर्न हो रहा है, अगर यहाँ पे लाइक इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट। तो जो जिस टाइप की वैल्यू आपकी रिटर्न हो रही होगी वो डेटा टाइप आप यहाँ पे लिखेंगे। इन केस कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है तो आपका डेटा टाइप उस केस में क्या होता है, वॉइड। तो अगर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है थ्रू अ फंक्शन, सो यू विल डिफाइन रिटर्न टाइप एज वॉइड। अब मेथड को अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें, आप कैसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी से एक ही काम बार बार करवाना है, तो उसे आप बार बार थोड़ी बताएंगे कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होनी है ना, आप उसे एक बार बताएंगे और फिर नेक्स्ट टाइम वो खुद से वैसे ही एग्जीक्यूट करेगा, आपको बस बताना पड़ेगा कि ये होना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना है ना, तो हर बार कुछ ना कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज़ होता है, तो क्या आपके जो भी लीडर्स हैं, आपके जो भी बॉस हैं, वो आपको, या आपकी जो क्लास टीचर है वो आपसे इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं, तो क्या आपको हर बार इंस्ट्रक्शंस देंगे,
कि आप पहले जो है जो भी चीफ गेस्ट है उसके लिए बुके लाएंगे, फिर सीटिंग अरेंजमेंट्स देखेंगे, जो भी रिफ़्रेशमेंट है उसका अरेंजमेंट देखेंगे, फिर लास्ट में आपको इवेंट की रिपोर्ट भी लिखनी है। तो क्या वो आपको हर बार ऐसे गाइड करते रहेंगे, या फिर ये बेटर है कि वो एक बार आपको सारे इंस्ट्रक्शंस लिख के दे देंगे कि आपको ये चीज़ें करनी है इन अ सीक्वेंशियल मैनर, आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। तो नेक्स्ट टाइम उन्हें बस ये बोलना होगा कि वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट, तो आप क्या करोगे, आप खुद से ही सारी चीज़ें कर दिया करोगे रेडी ना। तो ऐसे ही हम मेथड में करते हैं कि हमें कोई चीज़ अगर करवानी है अपने प्रोग्राम में बार बार, तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए मेथड डिफ़ाइन कर लेंगे, और जब भी होगा, जब भी हमें वो चीज़ करवानी होगी तो हम बस उस मेथड को कॉल कर लेंगे। सो वी विल सी कि कैसे करते हैं, कैसे ये चीज़ें करते हैं हम। टू कॉल अ मेथड इन जावा, राइट द मेथड्स नेम फॉलोड बाय 2 पैरेंथेसिस। तो जैसे हमने मेथड तो डिफ़ाइन कर दिया, अब हमें वो मेथड अगर कॉल करना है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बोल रहे थे कि हमने अगर परसेंटेज जो फंक्शन है वो डिफ़ाइन किया और अब हमें उसे कॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम उस मेथड का नेम लिखते हैं और पैरेंथेसिस लगा देते हैं और सेमी कोलन लगाते हैं। तो ये सेमी कोलन आपको देखना है कि डेफिनेशन में आप कैसे पहचानोगे कि ये, अगर अभी आप एज अ बिगिनर हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा जो है कॉल है और कहाँ पे डेफिनेशन है, तो देखिए हमेशा जब भी मेथड कॉल होता है ना, तो वो उसके लास्ट में जो है सेमी कोलन होता है, और डेफिनेशन में सेमी कोलन से इसे नहीं एंड करते। नाउ वी विल टेक दिस एग्जाम्पल, पब्लिक क्लास मेन स्टैटिक वॉइड माई मैथड देन दिस इज़ द डेफिनेशन। तो हमने अभी देखा था कि जो भी मेथड डेफिनेशन होती है वो कहाँ होती है, किसी भी क्लास के अंदर होती है, किसी क्लास के अंदर आपका मेथड डिफाइन होगा। तो यहाँ पे क्लास का नेम क्या है, मेन क्लास है जिसके अंदर ये मेथड डिफाइन किया गया। वॉइड मतलब कि इसकी जो भी डेफिनेशन होगी इस मेथड की, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी। आप देख सकते हो कि इस मेथड में कुछ भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए ही रिटर्न टाइप जो है वॉइड है। माई मेथड जो है नेम ऑफ द फंक्शन है, ये नेम ऑफ फंक्शन है, तो यहाँ पे फंक्शन का नेम क्या है आपका, माई मेथड। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट भी पास नहीं किया। देखिए पैरामीटर्स भी जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, अगर आपको कुछ डेटा पास करना है अपने मेथड में तभी आप पैरामीटर्स पास करते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई भी पैरामीटर्स यूज़ नहीं हुए हैं, एंड ओनली वन स्टेटमेंट इज़ देयर दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, और ये कर्ली ब्रेसेस एंड हो गया। तो इट मीन्स जो है आपका फंक्शन ये डिफ़ाइन हो चुका है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जब फंक्शन होता है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो मेन फंक्शन में बस एक आपका स्टेटमेंट है, दैट इज़ दिस फंक्शन कॉल। तो फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है माई मेथड। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही फंक्शन कॉल होता है तो ये सीधे फंक्शन डेफिनेशन के पास जाता है। सो योर कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम विल कम हेयर। तो यहाँ पे अब फंक्शन अगर एग्जीक्यूट होगा तो इसकी बॉडी में जाता है कंट्रोल फ्लो, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट है, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, और यहीं पे आपका फंक्शन एंड हो रहा है। जैसे ही फंक्शन एंड होता है तो फिर से कंट्रोल फ्लो जो होता है प्रोग्राम का वो आपका वापस से जो भी फंक्शन वाली जो फंक्शन कॉल होती है उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में आता है। तो यहाँ पे तो कुछ नेक्स्ट स्टेटमेंट है ही नहीं, तो आपका प्रोग्राम यहीं पर ही पूरा एंड हो गया। तो बस आपका आउटपुट क्या था, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। हम इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। ये क्लास हेलो वर्ड है, यहाँ हमने माई मेथड डिफाइन कर दिया और फिर मेन के अंदर इसे कॉल कर दिया। अब इसका आप आउटपुट देख सकते हैं, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। बाकी सब तो एक्सप्लेन कर दिया, बस यहाँ पे एक चीज़ बची है, स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स क्या होता है, दैट द मेथड बिलोंग्स टू द मेन क्लास एंड नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लास। इट मीन्स ये इस क्लास को बिलोंग करता है, ना कि इसके ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट को अगर बिलोंग करता तो क्या होता है, हमें इस फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती, इस क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती। बट अगर हमने स्टैटिक लिखा है तो अब अभी हम इसे किसी भी दूसरे फंक्शन के अंदर से कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने मेन जो फंक्शन है इसके अंदर से इस फंक्शन को कॉल कर लिया। अगर ऑब्जेक्ट वाला होता ये, हम यहाँ पे स्टैटिक की जगह कुछ और लिखते तो क्या होता, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती। तो अभी ऑब्जेक्ट हम अभी पढ़ेंगे, आपके इस यूनिट में ऑब्जेक्ट का भी एक कॉन्सेप्ट है। सो वी विल डिस्कस ऑब्जेक्ट दैट टाइम। तब तक हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमने स्टैटिक मेंशन किया है तो हम इसको
किसी भी दूसरे फंक्शन के अंदर से डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। Next is parameters and arguments. Information can be passed to the methods as parameters. Parameters acts as variables inside the method. तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। Parameters are specified after the method name inside the parenthesis. तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि parenthesis के अंदर मेंशन होते हैं और कैसे सेपरेट होते हैं बाय कॉमा। यू कैन ऐड एज मैनी एज पैरामीटर्स एज यू वांट। तो हम कितने भी पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं बाय सेपरेटिंग दैम विद अ कॉमा। अब हम देखेंगे, अभी तक तो देखिए जो हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था इसमें कोई भी आपके पैरामीटर नहीं पास हुए थे। अब जब पैरामीटर पास होता है तो कब होता है? व्हेन वी नीड समथिंग और सम डेटा टू बी पास्ड इन द फंक्शन। जैसे यहाँ पे ये फंक्शन आपका डिफाइन किया गया है स्टैटिक वॉइड। तो स्टैटिक का मीनिंग आपको पता ही है, वॉइड मतलब कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ये मेथड नेम हो गया। यहाँ पे आपका देखिए क्या पास हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स पास हुए हैं। फर्स्ट इज़ एफ नेम, तो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है जो कि है एफ नेम, एक ये पास हुआ है जो कि हमें यहाँ पे चाहिए है। ऐसे ही एज आपकी प्रिंट हुई है तो इसलिए एज यहाँ पास किया है। ये क्यों पास किया है? अगर इन केस जो यूज़र है वो डिफाइन करना भूल जाएगा तो यहाँ पे डेफिनेशन में यहाँ लिखा है system.out.println एफ नेम इज़ एज। तो यहाँ पे क्या होगा, ओब्वियसली ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी तो इट विल क्रिएट एन एरर ना। तो इसलिए यहाँ इसकी वैल्यू कहाँ से पास होगी, ये लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स तभी यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। तो ये आपका हो गया फंक्शन डेफिनेशन। वेरिएबल्स तो हमने यहाँ पे लिख दिए कि ये वेरिएबल्स यहाँ से वैल्यू इसकी पास होगी। अब वैल्यू पास किस तरीके से होती है? जब हम फंक्शन कॉल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम पैरामीटर्स यहाँ पे लिख रहे हैं जो भी पास करने हैं तो एक्चुअली इनकी वैल्यू कहाँ से पास होती है? जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं, तो हम यहाँ पे 2 पैरामीटर्स की जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ से इसे पास करते हैं। तो हमने जैसे माई मेथड लिखा, इट इज़ अ फंक्शन कॉल, यहाँ पे सेमीकोलन है, पैरेंथेसिस है, तो इनकी वैल्यू यहाँ से कॉल हुई, यहाँ से मतलब डिफाइन हो गई। ऐसे ही 3 बार यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है। देखिए पहले वाले प्रोग्राम में बस एक बार आपका फंक्शन कॉल हुआ था, यहाँ पे सेम फंक्शन, ये सेम फंक्शन है माई मेथड माई मेथड माई मेथड, सेम फंक्शन 3 टाइम्स कॉल हो रहा है बट विद 3 डिफरेंट वैल्यूज़। तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? यहाँ पे इसके ये जो कर्ली ब्रेसेस है वो मिसिंग है, यहाँ पे 2 कर्ली ब्रेसेस और होने चाहिए थे। सो सबसे पहले क्या होगा, मेन में आएगा, पहली फंक्शन कॉल होगी, वैल्यू पास हो रही है लियाम एंड 5। तो जब आप वैल्यू भी पास कर रहे हैं तो ये जिस सीक्वेंस में होंगे आपके पैरामीटर्स, सेम सीक्वेंस में आपकी वैल्यू पास होगी। जैसे पहले एफ नेम है, स्ट्रिंग टाइप है तो स्ट्रिंग होना चाहिए, फिर एज है तो एज। आप 5 लियाम नहीं कर सकते पास, वो एरर क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे अब कैसे एग्जीक्यूट होगा ये प्रोग्राम? माई मेथड फंक्शन कॉल हो रहा है तो ये फंक्शन के पास जाएगा, वैल्यू आ गई यहाँ पे लियाम एंड 5। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? लियाम इज़ 5। ऐसे ही फिर आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर आएगा नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में, फिर जेनी इज़ 8, फिर नेक्स्ट में आएगा अंजा इज़ 31। ये तीनों आपके आउटपुट आ जाएंगे। सो यहाँ पे हमने सेम प्रोग्राम लिख लिया और इसका आउटपुट चेक करते हैं। यू कैन सी कि आउटपुट क्या आ रहा है, लियाम इज़ 5, क्योंकि सबसे पहले ये फंक्शन कॉल हुई है तो फंक्शन के पास किया और यहाँ पे वैल्यू इसकी ये हो गई एफ नेम की लियाम, और एज हो गया आपका 5। तो जब यहाँ पे प्रिंट हुआ तो लियाम इज़ 5। ऐसे फिर नेक्स्ट में आया, इस टाइम पे एफ नेम की वैल्यू जो है क्या पास हुई है, जेनी, और एज की वैल्यू हुई है आपकी 8, तो इसीलिए क्या हो गया, जेनी इज़ 8। फिर नेक्स्ट फंक्शन कॉल हुई अंजा, इस टाइम पे एफ नेम की वैल्यू है अंजा एंड देन 31। तो ये आपका प्रिंट हो गया और फिर इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं था तो यहीं पे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रिटर्न वैल्यूज़। The void keyword uses in the example above indicates that the method should not return a value. If you want the method to return a value, you can use a primitive data type. Primitive data type हम पहले वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। Instead of void
एंड यूज़ द रिटर्न कीवर्ड इनसाइड द मेथड। तो जब हमारे कोई भी वैल्यू रिटर्न करता है फंक्शन, तो उस टाइम पे हम वॉइड नहीं यूज़ करते, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। तो हम क्या यूज़ करते हैं, जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने पढ़े थे, जिस टाइप की भी वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उस टाइप का रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई, एक्स किस टाइप का है, इंट टाइप का है, y किस टाइप का है, इंट टाइप का है। तो ओबियसली इनका जो सम आएगा वो भी किस टाइप का होगा, इंट टाइप का होगा। तो किस टाइप की वैल्यू आपकी रिटर्न हो रही है, इंट टाइप की, इसीलिए यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वो इंट है। अब तो आपको फंक्शन जो है एग्जीक्यूट करने आ ही चुके हैं, सो लेट्स ट्राई दिस वन ऑल्सो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन, ये आपका मेन फंक्शन है, इसके अंदर से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। सो सी हियर माई मैथड, यहाँ पे जेड को क्या वैल्यू असाइन हुई है, माई मैथड 5,3, यानी कि यहाँ पे फंक्शन कॉल होता है। फंक्शन कॉल हो रहा है तो देखिए जब भी रिटर्न स्टेटमेंट होता है ना, तो वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा जो भी फंक्शन है, अब ओब्वियसली यहाँ से जैसे फंक्शन कॉल हो रहा है तो ये फंक्शन डेफिनेशन के पास जाएगा। और फंक्शन डेफिनेशन में क्या हो रहा है आपका, x और y की वैल्यू इसने 5 और 3 पास की है। तो x की वैल्यू हो गई 5, y की वैल्यू हो गई 3। यहाँ पे करेगा 5 + 3 8। तो ये रिटर्न कर रहा है 8, यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा है या यहाँ पे कुछ लीव नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या कर दे रहा है, सीधे 8 को रिटर्न कर दिया। तो जब भी कोई वैल्यू रिटर्न होती है तो उसे हमें कहीं स्टोर करना होता है। तो यहाँ पे तभी हमने क्या किया है, जेड एक वेरिएबल लिया है इंट टाइप का, जो इस 8 को क्या करेगा, स्टोर कर देगा। तो अब जेड की वैल्यू कैसे हम लिख रहे हैं, बाय एग्जीक्यूटिंग दिस फंक्शन, जो भी रिटर्न होगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा 8। अब यहाँ पे जब जेड प्रिंट हो रहा है तो क्या प्रिंट होगा, 8। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे फंक्शन कॉल की जाती है और जब फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो उसे कैसे स्टोर किया जाता है। तो आपको सिंपली ये समझना है कि जब भी आपने फंक्शन डेफिनेशन में रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है तो आप फंक्शन कॉल किस तरीके से करेंगे, कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जिस टाइप की भी ये वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा उस टाइप का वेरिएबल डिफाइन करेंगे, देन इक्वल्स टू करेंगे, फिर फंक्शन कॉल करेंगे। और अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तब तो आप सिंपली कोई वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप माई मैथड 5,3 या जो भी आपका मैथड का नेम है, देन पैरेंथेसिस, जो जिस टाइप की भी आप वैल्यू यहाँ पे पैरामीटर्स हैं उस टाइप की वैल्यू आप पास करेंगे। जितने बार आपको ये मेथड एग्जीक्यूट करना है उतने बार आप कॉल करवा सकते हैं। ये कोड जो आपकी बुक में दिया है इसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पे क्लास है मेथड डेमो, ये आपका फंक्शन डिफाइन हुआ है यहाँ पे, दैट इज़ रेक्टेंगल एरिया फंक्शन का नेम है। और एक किस टाइप की वैल्यू आपकी रिटर्न कर रहा है, डबल टाइप की। इसके अंदर बस एक स्टेटमेंट है, रिटर्न लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ जो है डबल टाइप की है, ब्रेथ जो है डबल टाइप की है, तो ऑब्वियसली इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी किस टाइप का होगा, डबल टाइप का होगा। तो रिटर्न टाइप क्या आपका डबल है। अब जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है तो कहाँ से एग्जीक्यूट होता है, मेन फंक्शन से, डबल a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो a वेरिएबल है वो किस टाइप का है, डबल टाइप का है, और अभी इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। हमने अभी पढ़ा था कि जब रिटर्न टाइप कुछ होता है तो हमें जब भी फंक्शन कॉल करते हैं तो हम उसी टाइप के वेरिएबल को वो असाइन करता है इक्वल्स टू। तो हम फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है उस टाइप का वेरिएबल इक्वल्स टू देन फंक्शन कॉल। तो यहाँ पे भी यही हुआ है, a इक्वल्स टू रेक्टेंगल एरिया, यहाँ पे फंक्शन कॉल हुई विद द वैल्यू 45.5 एंड 78.5। तो फंक्शन कॉल हुई तो कहाँ जाएगा, आपका फंक्शन डेफिनेशन में जाएगा। यहाँ पे लेंथ की वैल्यू है 45.5, ब्रेथ की वैल्यू है 78.5। तो फंक्शन डेफिनेशन में आया, लेंथ इंटू ब्रेथ, हमें इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है 45.5 इंटू 78.5। तो इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके बाद क्या होगा, वो प्रोडक्ट आपका, या फंक्शन डेफिनेशन कंप्लीट हो गई तो यहाँ पे आके ए में असाइन हो जाएगा। और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या प्रिंट होगा आपका, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू ए की जो भी वैल्यू होगी, ए की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 45.5 इंटू 78.5 जो होता है 357171.75। तो देखिए आउटपुट क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू ये ए की आपकी वैल्यू है जो कि आई है मल्टी प्रोडक्ट ऑफ दिस। सो दिस मच इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा फंक्शंस का, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल, कैसे हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, कैसे उनकी वैल्यू पास करते हैं, रिटर्न टाइप, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।